हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 2 हमारा चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानव जनन वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पूरा का पूरा जो नर जनन तंत्र है यहाँ पे पूरा बेसिक से लेकर डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी कि जो नर जनन तंत्र है, इसके अंतर्गत हम कई सारी वीडियो या आप ये कह सकते हैं कि कई सारे टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक जोड़ी वृषण यानी सबसे पहले वृषण या टेस्टिस के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो दूसरा पार्ट है वो है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बाह्य जननांग जो होते हैं, जैसे पेनिस हो गया यानी जो शिश्न हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो कि पूरी की पूरी बाह्य ग्रंथियां होती है, जैसे बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आदि। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत आने वाले पार्ट हैं उन सभी को एक एक करके क्रमशः हम यहाँ पे पूरे के पूरे पार्ट को समझने वाले हैं। देखिए यह टॉपिक आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरा बेसिक से लेके आपको यहाँ पे अंत तक समझ में आएगा क्योंकि पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही ऐसा है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृषण या टेस्टिस के बारे में। तो वृषण या टेस्टिस की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी होती है, अर्थात किसी भी मेल के अंदर 2 वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं। देखिए किसी भी मेल के अंदर जो वृषण या टेस्टिस होते हैं ये प्राथमिक जननांग होते हैं, अर्थात प्राथमिक जननांग होते हैं या अर्थात प्राथमिक जनन अंग में भाग लेते हैं। वहीं यदि वृषण के कार्यों को देखें, क्योंकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वृषण के कार्य लिखिए। तो वृषण का पहला कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, और दूसरा प्रमुख कार्य होता है नर हार्मोन्स जो कि टेस्टोस्टेरॉन होता है हार्मोन्स, उसका स्रावण करना, अर्थात नर सेक्स हार्मोन्स का स्रावण करना। और दूसरा काम क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो यहां पे आपको 2 प्रमुख कार्य वृषण या टेस्टिस के याद रखना है। इसके बाद देखिए यदि वृषण की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन की बात करते हैं तो वृषण की उत्पत्ति कहां से होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। कहां होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। तो मेसोडर्म आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम देखते हैं वृषण का कलर या रंग कैसा होता है, तो ये पिंक कलर का यानी कि गुलाबी रंग का होता है। इसके बाद लंबाई यदि देखें तो ओवरऑल नॉर्मल जो होती है एवरेज लंबाई वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर। वहीं यदि हम इसकी सिचुएशन या स्थिति की बात करते हैं तो देखिए ये बेसिकली स्थित कहाँ होता है, अर्थात वृषण या टेस्टिस स्थित कहाँ होते हैं। तो देखिए जो दोनों वृषण होते हैं ये उदरीय गुहा के बाहर एक थैले में स्थित होते हैं जिसे हम वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं। अर्थात दोनों वृषण कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, तो वृषण कोष में स्थित होते हैं। अब देखिए वृषण कोष की यदि हम बात करते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों। तो देखिए ये जो वृषण कोष होता है जिस पर कि वृषण या टेस्टिस निकले होते हैं अर्थात स्थित होते हैं, तो चूंकि वृषण कहाँ होते हैं, वृषण कोष के अंदर होते हैं, और वृषण कोष कहाँ है, तो ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वृषण कोष में स्थित होते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो वृषण कोष होता है यह एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है और यह बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान उपलब्ध कराता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बॉडी का टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है किसका, वृषण कोष का। तो इस प्रकार से वृषण कोष जो है होता है यह कम तापमान उपलब्ध कराता है, और ये जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है यह शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों, तो आपको यह बताना है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं क्योंकि जो वृषण कोष होता है इसका तापमान बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के लिए परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से ही वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण
कोश में स्थित होते हैं। चलिए यहाँ पे वृषण से संबंधित दो चीजें और आपको याद रखनी है। पहली चीज ये है कि क्रिप्टोआर्किडिज्म, तो आपको क्रिप्टोआर्किडिज्म यह एक वर्ड अक्सर टर्म यूज किया जाता है वृषण से संबंधित। तो इसका मतलब होता है वृषणों का वृषण कोश में ना उतरना। देखिए कभी कभी वृषण क्या होते हैं, वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं, अर्थात उदर गुहा में ही स्थित रह जाते हैं। तो वृषण यदि वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं या क्रिप्टोआर्किडिज्म कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए वृषण नाशन, यानी इसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि शल्य क्रिया के द्वारा यदि वृषण को बाहर निकाल दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान में देनी है कि रैट, बैट और चमगादड़, तो यानी बैट यानी चमगादड़, रैट मतलब चूहा और ओटर, ये तीनों के तीनों ऐसे जानवर हैं जिनमें कि वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में केवल और केवल जनन काल में ही उतरते हैं। यानी देखिए जो चूहा होता है और चमगादड़ और ओटर, इनमें आप पाएंगे कि वृषण जो होते हैं ये हमेशा वृषण कोश में नहीं स्थित होते हैं, केवल जनन के समय में ये वृषण कोश में आ जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि केवल जनन काल के समय ही जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में आते हैं और फिर से ये जनन करने के बाद कहां चले जाते हैं, फिर से ये उदर गुहा में चले जाते हैं। इसके बाद आप पाएंगे कि व्हेल, हाथी, सील, डॉल्फिन, प्रोटोथीरियन, कुछ ऐसे प्रोटोथीरियन किनको कहते हैं, प्रोटोथीरियन ऐसे स्तनी होते हैं जो कि अंडे देते हैं। नॉर्मली स्तनधारी जितने भी होते हैं सब एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन जो प्रोटोथीरियन होते हैं ये ऐसे स्तनधारी होते हैं जो कि बच्चे को जन्म न दे करके अंडे देते हैं। तो देखिए व्हेल मछली हो गई, इसके अलावा हाथी हो गई, सील मछली, डॉल्फिन हो गई, वह कुछ प्रोटोथीरियंस ऐसे होते हैं जिनमें वृषण हमेशा उदरीय गुहा में ही स्थित होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही कम होता है, इसलिए इनको बाहर के टेम्परेचर कम तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि किनमें वृषण जो होते हैं वो हमेशा उदरीय गुहा में स्थित होते हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको हाथी का जरूर याद रखना है, क्योंकि हाथी, व्हेल, डॉल्फिन और प्रोटोथीरियन, इनमें वृषण हमेशा आपको याद रखना है कि उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। इसके अलावा देखिए आप यहां पे एक संरचना का नाम है गोवरनैकुलम। ये गोवरनैकुलम की यदि हम बात करते हैं, यह एक तंतुमय रज्जु होता है और यह वृषण को वृषण कोश से जोड़ता है। तो यहां पे आप एक संरचना देख रहे हैं, तो यहां पे देखिए ये हमारा पूरा का पूरा ये जो गोलाकार संरचना है ये क्या है, वृषण कोश है। और इस वृषण कोश के अंदर यहाँ पे ये टेस्टिस उपस्थित है, यानी कि वृषण है। तो अब देखिए जो वृषण होता है यह वृषण कोश, यानी ये तो हमारा क्या हो गया, ब्लैक कलर का वृषण हो गया गोलाकार, और इसके बाद ये जो गोलाकार यहाँ पे हमारे पास वृषण हमने बना रखा है, तो ये वृषण जो है वृषण कोश से किसके माध्यम से जुड़ा होता है, एक तंतुमय रज्जु के द्वारा जुड़े होते हैं इस प्रकार से, जिसे हम क्या कहते हैं, गोवरनैकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोवरनैकुलम कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो उदरीय गुहा होती है, उदरीय गुहा से वृषण कोश एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़े होते हैं जिन्हें हम वक्षण नाल कहते हैं। देखिए वृषण कोश से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, गोवरनैकुलम के द्वारा, लेकिन जो वृषण कोश होता है वह उदर गुहा से किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो यह इस प्रकार से आप पाएंगे कि सक्रिय नलिकाओं के माध्यम से जुड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वक्षण नाल कहते हैं। तो वक्षण नाल के माध्यम से ही वृषण कोश उदर गुहा से जुड़ा होता है और गोवरनैकुलम के माध्यम से वृषण जो होता है वह वृषण कोश से जुड़ा होता है। ये दोनों टर्म यहाँ पे आपको दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे वृषण की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो वृषण की संरचना में सबसे पहले तो आपको देखना कि वृषण की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, एग शेप्ड होती है, अर्थात अंडाकार होती है। इसके बाद यदि हम इसके साइज की बात करते हैं तो साइज जो है ओवरऑल, यदि लंबाई की बात करते हैं तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर लगभग होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं वृषण की संरचना में, जब आप अंदर देखेंगे तो इनमें देखिए हर एक वृषण में लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम वृषण कोष्ठ कहते हैं। अब आप पाएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वृषण की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है। तो इस वृषण की संरचना में हमने आपको क्या कहा कि इसमें लगभग जो होते हैं 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण जालिका कहते हैं, या इसे हम टेस्टिबुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो आप पाएंगे कि ये हमारे पास वृषण की संरचना है, जिसमें आपको इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे रेड कलर से हमने शो कर रखा है ये, तो इस प्रकार से लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं किसी भी वृषण के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर आप यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250। तो यहाँ पे 250 वृषण जालिका पाए जाते हैं, जगह जगह पे कोष्ठ पाए जाते हैं, इस प्रकार से 250 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम वृषण कोष्ठ या वृषण जालिका कहते हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि मुख्य रूप से
इसके बाद आप देखेंगे कि इन कोष्ठों में अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है और इन कुंडलित नलिकाओं को हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं और इनकी संख्या प्रत्येक कोष्ठ में 2 से 3 होती है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, हमने आपको क्या कहा कि वृषण की संरचना के अंदर लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब आपको देखना है कि एक कोष्ठ के अंदर 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। यानी वृषण कोष्ठ के अंदर या वृषण जालिका के अंदर आप पाएंगे कि शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 750 होती है। तो 750 की संख्या में क्या होते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती है प्रत्येक वृषण के अंदर। तो प्रत्येक वृषण के अंदर 250 वृषण कोष्ठ होते हैं और उनके अंदर उपस्थित शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिनकी संख्या होती है 750। यानी एक कोष्ठ के अंदर कितने होते हैं, एक कोष्ठ के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं। तो इस प्रकार से 250 कोष्ठ हैं। अब 250 कोष्ठ के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 750 शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएगी। अब देखिए बेसिकली आप पाएंगे कि यही शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है, यही शुक्र जनन नलिकाएं ही शुक्राणुओं का विकास करती है। यानी शुक्राणुओं के निर्माण करने का काम किसका होता है, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्र जनन नलिकाओं का काम होता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, ये किसी भी वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं और हर एक वृषण में लगभग 750 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। तो एक वृषण के अंदर 750 लगभग शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है और यही शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अब आप पाएंगे कि वृषण की जब अनुप्रस्थ काट आप देखेंगे तो सोमनीफेरस नलिकाओं में आप पाएंगे कि प्रत्येक शुक्र जनन नलिका को 2 घेरे हुए परतें पाई जाती है। अर्थात जो शुक्र जनन नलिका होती है ये 2 परतों से घिरी होती है। बाहरी परत जो होती है आप देख सकते हैं ये होती है ट्यूनिका प्रोप्रिया। यानी जो शुक्र जनन नलिका होती है इसको 2 परतें घेरी होती है, जिसमें से पहली जो परत होती है बाहरी परत वो होती है ट्यूनिका प्रोप्रिया। और इसके अलावा आप पाएंगे कि जो भीतरी परत होती है, भीतरी परत क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। देख सकते हैं ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर यानी कि आंतरिक लेयर। तो आंतरिक लेयर क्या कहलाएगी, या भीतरी लेयर जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा घिरी होती है और जो बाहरी परत है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया की बनी होती है। तो इस प्रकार से आप शुक्र जनन नलिकाओं के बाहरी आवरण को भी देख सकते हैं। तो उसमें 2 परत आपको चारों तरफ से घेरे हुए नजर आती हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि सर्टोली कोशिकाएं आकार में बड़ी लंबी स्तंभाकार कोशिकाएं होती है और यह कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। अब आप जब भी देखेंगे किसी भी वृषण के अनुप्रस्थ काट की संरचना देखेंगे, उनमें आपको मुख्य रूप से 2 संरचनाएं नजर आएगी, अर्थात 2 कोशिकाएं नजर आएगी। तो पहली जो कोशिका होती है वो ये होती है शुक्र जनन नलिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं। तो ये शुक्र जनन कोशिकाएं इस प्रकार से होती है गोलाकार और ये शुक्र जनन कोशिकाएं ही क्या करती है, वृषण का निर्माण करती है और फिर शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करने का काम किसका है, शुक्र जनन नलिकाओं का या शुक्र जनन कोशिकाओं का। अब इस शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, तो पोषण प्रदान करने के लिए इस प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पे सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो जब भी आप शुक्र जनन नलिकाओं के डायग्राम बनाएंगे, आप एक वृषण का यदि अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाएंगे तो आपको कई सारे इस प्रकार से क्या बनाना है, सबसे पहले तो आपको शुक्र जनन नलिकाएं बनानी है और इनमें आपको बीच बीच में आप पाएंगे कि एक और चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। यानी वृषण के अनुप्रस्थ काट में बीच बीच में लीडिंग कोशिकाएं भी उपस्थित होती है और ये लीडिंग कोशिकाएं ही नर सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती हैं और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स ही किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। तो शुक्र जनन नलिकाओं का डायग्राम आपको याद रखना है। इसको बाहर से 2 परत घेरे हुई होती है। बाहरी परत जो होती है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया होती है और भीतरी लेयर जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की होती है और इसके अंदर सर्टोली कोशिकाएं व शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणुओं का या स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब आप यहां पे पाएंगे कि जो पूरी की पूरी सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाओं से एक इनहिबिन व एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। हमने क्या कहा कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है, लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये एक और प्रोटीन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं जिनका नाम होता है ABP हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स।
तो इनका भी श्रावण करने का काम किसका होता है? सर्टोली कोशिकाओं का होता है। देखिए जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है इनको चारों ओर से आप पाएंगे कि कई सारे संयोजी ऊतक से अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शुक्र जनन नलिकाओं को चारों ओर से लीडिंग कोशिकाएं घेरे रहती है और लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ये नर सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है और यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके अलावा आप पाएंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है ये आपस में जुड़ करके एक सीधी नलिकाएं बनाती है। जो भी शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये आपस में जुड़ करके एक सीधी संरचनाएं बनाती है जिन्हें हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, जो एक जाल में खुलती है जिसे वृषण जालक कहते हैं। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास वृषण की संरचना है। तो इसमें आप पाएंगे कि ये वृषण कोष्ठ हैं। देखिए वृषण कोष्ठ कई सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे वृषण कोष्ठ हैं और वृषण कोष्ठों की संख्या कितनी है? 250 है। लेकिन इस प्रकार से वृषण कोष्ठ सिकुड़ करके संरचनाएं बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वृषण जाल कहते हैं। और इन वृषण जाल से ही आप पाएंगे कि एक संरचना निकलती है जो कि क्या करती है? बेसिकली शुक्राणुओं को कहां पहुंचाने का काम करती है? अधिवृषण के कैपुट भाग तक पहुंचाने का काम करती है। तो यहां पे ट्यूबुलाई रेक्टाई यानी कि वासा इफ्रेंसिया परत पाई जाती है जो कि क्या करेगी? शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग में पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है ये आपस में जुड़ करके सीधी नलिकाएं बनाती है जिन्हें हम ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं, जो एक जाल में खुलते हैं जिन्हें वृषण जाल कहते हैं। देखिए अनेक नलिकाएं जो होती है 15 से 20 जिन्हें कि हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं, इसकी उत्पत्ति वृषण जालक से ही होती है जो शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग में डाल देते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप वृषण की संरचना या स्ट्रक्चर देखते हैं तो वृषण जालक से कई सारी 15 से 20 नलिकाएं निकलती है जिन्हें हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं और ये शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती हैं? अधिवृषण के कैपुट भाग में। ये पूरा का पूरा जो नलिकाकार भाग है ये अधिवृषण का भाग है और इस अधिवृषण में शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वासा इफ्रेंसिया करती है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि वासा इफ्रेंसिया का काम होता है अधिवृषण के कैपुट भाग तक शुक्राणुओं को ले जाना। अब इसके बाद देखिए यदि हम अधिवृषण देखते हैं तो अधिवृषण या एपिडिडायमिस, अधिवृषण से संबंधित जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन व विकास कहाँ होता है? तो आपको बताना है अधिवृषण यानी कि एपिडिडायमिस में। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण तो शुक्र जनन नलिकाओं में होता है, लेकिन शुक्राणुओं का जो परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है? एपिडिडायमिस यानी कि अधिवृषण में होता है। तो अधिवृषण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक अत्यधिक कुंडलित व सक्रिय नलिकाएं होती है जो कि वृषण की भीतरी सतह पर पाई जाती है, यानी वृषण की भीतरी सतह पर यानी अंदर की ओर यह संरचना पाई जाती है। इसकी यदि लंबाई देखें तो लगभग 6 मीटर की होती है। वहीं यदि अधिवृषण का हम भाग देखते हैं तो अधिवृषण का जो निर्माण होता है ये भ्रूणीय वोल्फियन नलिका से होता है। कहां से होता है? भ्रूण में उपस्थित जो वोल्फियन नलिका होती है उसमें से अधिवृषण या एपिडिडायमिस का निर्माण होता है। तो एपिडिडायमिस से संबंधित आपको 2-3 चीजें याद रखनी। सबसे पहले याद रखनी इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 6 मीटर होती है। यह एक अत्यधिक कुंडलित और साथ ही साथ सक्रिय नलिका होती है और अधिवृषण का जो निर्माण होता है ये भ्रूणीय भाग के वोल्फियन नलिका से होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अधिवृषण होता है ये भीतरी सक्रिय नलिका होती है किसी भी वृषण के अंदर उपस्थित। तो जब भी आप वृषण की संरचना के अंदर देखेंगे तो वृषण की संरचना में आपको ये जो पूरी की पूरी यहाँ से लेकर के ये जो पूरी की पूरी सक्रिय नलिका और ये यहाँ तक का पूरा भाग है ये भाग कहलाता है अधिवृषण। क्योंकि देखिए अधिवृषण के जब आप भाग देखेंगे तो अधिवृषण मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग है अधिवृषण का कैपुट जो कि ऊपरी शीर्ष वाला भाग होता है। मध्य सकरा भाग जो होता है वो कार्पस कहलाता है और नीचे वाला जो कोड़ा भाग होता है जहां से शुक्रवाहिनी नलिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कैपुट, कार्पस और कोडा ये तीनों भाग मिलकर के अधिवृषण कहलाते हैं यानी कि एपिडिडायमिस कहलाते हैं। और किसी भी एपिडिडायमिस या अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। तो जब आप अधिवृषण के भाग देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऊपर वाला कैपुट भाग। कैपुट भाग में आप देखेंगे तो इसको हम कैपुट अधिवृषण कहेंगे और ये वृषण के ऊपर केप के समान होती है, मतलब केप के समान संरचना होती है जिसमें वासा इफ्रेंसिया खुलती है। हमने क्या कहा था कि वासा इफ्रेंसिया का काम क्या होता है?
शुक्राणुओं को ले जाकर के अधिवृषण के कैपुट भाग में छोड़ना। तो कैपुट अधिवृषण में आप पाएंगे कि यह वृषण के ऊपर कैप के समान रचना होती है और इसमें वासा इफ्रेंसिया खुलती है और इसे ही हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। साथ ही साथ अधिवृषण का जो दूसरा भाग होता है इसे आप देखेंगे कार्पस अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस एपिडिडाइमिस। तो यह मध्य सकरा भाग होता है जिसे हम अधिवृषण काय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अधिवृषण काय भी कहते हैं। तीसरा भाग जो होता है वो होता है कोडा अधिवृषण। तो अधिवृषण का जो तीसरा भाग है वो है कोडा अधिवृषण। तो कोडा अधिवृषण में आप पाएंगे कि यह पश्च भाग होता है अर्थात पूंछ वाला भाग होता है, वह सबसे छोटा भाग होता है जिसे हम ग्लोबस माइनर कहते हैं। अधिवृषण का जो पहला भाग है कैपुट अधिवृषण, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबस मेजर। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबस माइनर। माइनर का मतलब होता है क्योंकि छोटा भाग है। कोडा अधिवृषण से ही एक सक्रिय नलिका पीछे निकल करके निर्माण होती है जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो कोडा भाग से आपको याद रखना है कि शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपको अधिवृषण के कार्यों को भी ध्यान में रखना है क्योंकि अधिवृषण के कार्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिवृषण का पहला कार्य है शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण एवं यहाँ पर इनका परिपक्वन होता है। यानी पहला कार्य तो आपको याद रखना है कि शुक्राणुओं को परिपक्वन कौन प्रदान करता है? तो शुक्राणुओं का परिपक्वन अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में ही होता है। दूसरा प्रमुख कार्य क्या है कि ये वृषणों से शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। यानी वृषणों से आप शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। अर्थात किसी भी शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए अधिवृषण जो होते हैं ये मार्ग प्रदान करते हैं। तो ये दूसरा प्रमुख कार्य है अधिवृषण का। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। तो देखिए शुक्रवाहिनी को समझने के लिए यहां पे हमको एक अलग से डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए सबसे पहले आपने यहां पे वृषण की संरचना देखी। तो यदि आपसे वृषण की संरचना एग्जाम में पूछी जाती है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वृषण की संरचना को चारों ओर से मुख्य रूप से जो एक परत घेरी होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत के अंदर आप पाएंगे कि वृषण की संरचना के अंदर कई सारे कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम वृषण कोष्ठ कहते हैं। और इन वृषण कोष्ठ की संख्या जो है लगभग 250 होती है और एक वृषण कोष्ठ के अंदर लगभग 3 शुक्रजनन नलिकाएं या शुक्रजनन कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 750 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है किसी भी वृषण के अंदर। पूरे की पूरी शुक्रजनन नलिकाएं जिस कोष्ठ पर खुलती है उसे हम वृषण कोष्ठ या वृषण जालक कहते हैं। और वृषण कोष्ठ या वृषण जालक से आप पाएंगे कि शुक्राणुओं को अधिवृषण के कैपुट भाग में ले जाने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। इसके बाद अधिवृषण में आप देखेंगे कि 3 भाग होते हैं, कैपुट भाग, कार्पस भाग और कोडा भाग। इसके अलावा आप पाएंगे कि यहां से अधिवृषण के निचले भाग से शुक्रवाहिनी नलिका का भी विकास होता है। तो आपको यहां पे एक नॉर्मल से टेस्टिस यानी कि वृषण की संरचना को भी तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आप यहां पे अब देखेंगे शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस। अब इसमें यहां पे आप देखिए कि शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वृषण की संख्या यदि 2 है तो शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस की संख्या भी कितनी होगी? 2। अर्थात शुक्रवाहिनियों भी कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। शुक्रवाहिनी की यदि हम बात करते हैं ये वास डिफरेंस की तो इसकी लंबाई जो होती है वह 45 सेंटीमीटर होती है। अर्थात यह 45 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। इसकी उत्पत्ति यदि हम देखते हैं तो कोडा अधिवृषण से होती है। अर्थात जो अधिवृषण का कोडा वाला भाग होता है वहीं से शुक्रजनन नलिकाओं की या शुक्रवाहिनी की आप पाएंगे कि वास डिफरेंस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अर्थात शुक्रवाहिनी की जो उत्पत्ति होती है वो कोडा अधिवृषण से होती है। कोडा भाग जो होता है अधिवृषण का उसके नीचे से ही शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस निकलती है। यदि हम बात करते हैं शुक्रवाहिनी की तो देखिए यह अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होकर के ऊपर की ओर वक्षण नाल से होकर के उदरी गुहा में प्रवेश कर जाती है और मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़ करके शुक्राशय की वाहिनी से मिल करके स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। तो अब आपको यहां पे एक अलग से एक न्यू डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने आपको क्या कहा यहां पे कि जब भी आप देखेंगे इस डायग्राम की संरचना को आपको अब इस डायग्राम के थ्रू यहां पे समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि जो पूरी की पूरी यहां पे शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस होती है
यह अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होती है और पश्च भाग से प्रारंभ होकर के ऊपर की ओर जाती है। कहां? वक्षण नाल से होती हुई उदरी गुहा में प्रवेश कर जाती है और मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर आप पाएंगे कि मुड़ करके शुक्राशय वाहिनी से मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार से जब किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव की आपको संरचना यदि पूछी जाएगी एग्जाम में जब भी आपको याद रखना है कि यदि नर जनन तंत्र का संरचना पूछता तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। अब आप इस संरचना में आप देखेंगे कि यहां पे दो वृषण है, एक वृषण इधर साइड है और एक वृषण दूसरी साइड है। तो ये वृषण के देखिए जो पीछे वाला भाग होता है, भीतरी भाग हमने क्या कहा, अधिवृषण होता है। तो अधिवृषण के कॉपुट वाले भाग से शुक्रवाहिनी नलिका की उत्पत्ति होती है और ये ऊपर की ओर वक्षण नाल, देखिए वक्षण नाल के द्वारा उदरी गुहा से कोई भी, देखिए ये जो यहां से पूरा का पूरा आप इसको बना सकते हैं भाग, ये पूरा भाग जो होता है इसके जो ऊपर का भाग है वो क्या है, उदर गुहा है और इसके नीचे वाला भाग जो होता है वो वृषण कोष वाला भाग स्थित होता है जहां की स्थित होते हैं वृषण। तो अब आप यहां पे पाएंगे कि हमने आपको क्या कहा कि जो शुक्रवाहिनी होती है यह क्या करती है, अधिवृषण के पश्च भाग से निकलती है और ऊपर की ओर जाती है और वक्षण नाल से होती हुई कहां प्रवेश कर जाती है, ये ऊपर की ओर चली जाती है और ऊपर की ओर प्रवेश करते करते ये कहां जाके पहुंचती है, मूत्राशय के बगल से। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो मूत्राशय होता है यानी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें आप पाएंगे कि मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़ करके, देखिए मूत्राशय का ये जो पश्च तल होता है ये शुक्रवाहिनी क्या करेगी, वक्षण नाल से होते हुए जब उदरी गुहा में प्रवेश कर जाएगी और ऊपर की ओर जाएगी और मूत्राशय के पश्च भाग से, यानी ये जो मूत्राशय है इसके पश्च वाले भाग से दोनों साइड आप पाएंगे कि ये नीचे की ओर आएगी और नीचे की ओर आने के बाद ये जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राशय की वाहिनी के साथ, ये देखिए दोनों साइड आप पाएंगे कि शुक्रवाहिनी के बाद यहां पे शुक्राशय की संरचना है। तो एक शुक्राशय इधर साइड भी है और एक दूसरी साइड भी। तो शुक्राशय की जो वाहिनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय वाहिनी। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राशय की वाहिनी के साथ, यानी ये तो क्या हो गई, ये तो क्या हो गई, शुक्राशय वाहिनी हो गई और ये क्या हो गई, शुक्रवाहिनी हो गई। तो शुक्रवाहिनी क्या कर रही है, शुक्राणुओं को लाएगी। शुक्राणुओं को लाने का काम किसका है, शुक्रवाहिनी का है। तो शुक्रवाहिनी क्या करेगी, शुक्राणुओं को लाएगी और शुक्राणुओं को तो लाएगी ही, लेकिन ये शुक्रवाहिनी क्या करेगी कि जैसे ही यहां पे आएगी तो जो शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर के एक स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना है कि स्खलन वाहिनी का निर्माण किसके किससे मिलने से होता है, तो शुक्राशय वाहिनी और शुक्रवाहिनी के मिलने से स्खलन वाहिनी का निर्माण हो जाता है। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 और 2 ये दो वृषण हैं और दोनों ही वृषण के अधिवृषण के कैपुट भाग से ऊपर की ओर शुक्रवाहिनी जाती है और उदरी गुहा में प्रवेश करने के पश्चात ये मूत्राशय जो है इसके दोनों साइड पश्च भाग में होती हुई ये नीचे की ओर आती हैं और शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर के ये स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं। तो यहां पे भी ये स्खलन वाहिनी है और इधर साइड भी ये क्या है, स्खलन वाहिनी है। तो स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है मूत्रवाहिनी किसके साथ मिलकर के, शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर के। इसके अलावा आप पाएंगे कि शुक्रवाहिनी में संकुचन व शिथिलन की क्षमता भी पाई जाती है जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाएगा कौन, तो शुक्रवाहिनी लेकर आएगी। तो शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस लेकर के आएगी शुक्राणुओं को और कहां पहुंचाएगी, ये स्खलन वाहिनी पर पहुंचा देगी, अर्थात शुक्राशय तक भी पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जो स्खलन नलिका होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई मूत्र मार्ग में खुल जाती है और यह मूत्र मार्ग में वीर्य को स्खलित करती है। अब आप पाएंगे यहां पे कि हमने आपको क्या कहा कि ये जो शुक्रवाहिनी होती है अर्थात जो वास डिफरेंस नलिका गई है ये शुक्रवाहिनी शुक्राशय वाहिनी के साथ मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है और ये स्खलन वाहिनी हमने आपको क्या कहा कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए, यहां पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर से हमने जो शो कर रखा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुल जाती है और यह मूत्र मार्ग में वीर्य को स्खलित करती है। अर्थात आप यहां पे देखेंगे कि जब हम आगे यहां पे देखेंगे कि जो वीर्य का स्रावण होता है अर्थात जो वीर्य का निर्माण होता है वो मुख्य रूप से कहां होता है, शुक्राशय में होता है। तो ओवरऑल बॉडी में यदि 100% वीर्य या सीमन है तो उसका 70% भाग निर्माण शुक्राशय में होगा और वहीं जो बाकी का जो 30% भाग है वो कहां पर निर्माण होगा, वीर्य का प्रोस्टेट ग्लैंड में निर्माण होता है। तो अर्थात ये जो पूरा का पूरा वीर्य या सीमेन होता है
और जिसके अंदर क्या होता है, शुक्राणु उपस्थित होते हैं। क्योंकि देखिए शुक्राशय के अंदर बनेंगे क्या, शुक्राशय के अंदर वीर्य बनेगा, और ये जो शुक्र वाहिनी किसको लेके जा रही है, शुक्राणुओं को लेकर के जा रही है। तो जैसे ही यहां पे शुक्र वाहिनी व शुक्राशय वाहिनी आपस में मिलेंगी तो वीर्य से क्या मिल जाएगा, शुक्राणु। तो कुल मिला के वीर्य के अंदर शुक्राणु उपस्थित होते हैं, और इसके बाद ये जो स्खलन नलिका होती है ये फिर मूत्र मार्ग में खुल जाती है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मूत्राशय की ये जो वाहिनी है ये क्या कहलाएगी, ये तो मूत्र वाहिनी कहलाएगी, और मूत्र वाहिनी भी आगे चल के कहां खुल जाती है, मूत्र मार्ग में। तो आपको दोनों चीजें यहां पे याद रखनी है कि स्खलन जो वाहिनी होती है, स्खलन वाहिनी आगे चल के कहां खुल जाती है। ये देखिए ये स्खलन वाहिनी है, स्खलन वाहिनी कहां खुल रही है, ये पूरी की पूरी जो नलिका, लंबी नलिका है, ये इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। तो स्खलन वाहिनी कहां खुल जाती है, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। जबकि मूत्राशय वाहिनी भी कहां खुल रहा है, पूरा का पूरा मूत्र मार्ग में खुल रहा है, यानी कि यूरेथ्रा में खुल रहा है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि स्खलन वाहिनी आगे चल के कहां खुल जाती है, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। अब इसके बाद देखिए यहां पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मूत्र मार्ग की, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूत्र मार्ग। यदि हम यूरेथ्रा की बात नहीं करेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मूत्र का व वीर्य का स्खलन जो है कहां से होगा। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं यहां पे, तो मूत्र मार्ग की यदि बात आती है या यूरेथ्रा की, तो देखिए मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकल करके स्खलन नलिका से मिलकर के मूत्र मार्ग बनाती है। हमने क्या कहा कि मूत्राशय से जो मूत्र वाहिनी निकलती है और इस स्खलन नलिका से मिलकर के मूत्र मार्ग बनाती है, यानी स्खलन नलिका और मूत्र वाहिनी ये दोनों जब मिलते हैं तब आपस में मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा का निर्माण होता है। यह मूत्र मार्ग बेसिकली 20 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो शिश्न के शिखर पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। और यह जो मूत्र मार्ग है यह कहां खुलता है, मूत्र जनन छिद्र के माध्यम से बाहर खुलता है। तो इसके अलावा आपको यहां पे दो चीजें और याद रखनी है। पहली चीजें क्या याद रखनी है, मूत्राशय के कार्यों को। मूत्राशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पहला काम होता है मूत्र का उत्सर्जन करना और दूसरा काम होता है वीर्य का स्खलन करना। यानी यहां पे आप पाएंगे कि ये जो पूरी की पूरी संरचना है, ये मूत्राशय है तो मूत्राशय की वाहिनी हो गई ये वाली, तो ये मूत्राशय की वाहिनी है। तो आगे चल के आप पाएंगे कि ये जो पूरी की पूरी मूत्राशय की वाहिनी है ये यहां तक आई और इधर से स्खलन वाहिनी आ रही है। तो स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी ये आपस में दोनों मिलकर के यहां पे मूत्र मार्ग का निर्माण करते हैं, अर्थात मूत्र मार्ग में खुलते हैं। तो यहां पे इधर से भी जो स्खलन नलिका आ रही है, स्खलन वाहिनी और मूत्र वाहिनी ये भी मिलकर के यहां पे मूत्र नलिका का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात मूत्र मार्ग का। वहीं इधर साइड भी आप देख सकते हैं कि स्खलन वाहिनी और मूत्राशय की वाहिनी मिलकर के मूत्र मार्ग में खुल रही हैं। तो मूत्र मार्ग के दो प्रमुख काम होते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करना व वीर्य का स्खलन करना। एक चीज आपको यहां पे जरूर ध्यान में रखनी है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक ही साथ वीर्य और मूत्र का स्खलन या वीर्य का स्खलन और मूत्र का उत्सर्जन क्या एक ही साथ होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जब नॉर्मल अवस्था में रहेगा वृषण तो उसमें आप पाएंगे कि टेस्टिस या शिश्न, आपका टेस्टिस या वृषण के अंदर आप पाएंगे कि उनमें जो बाह्य जननांग यानी जो शिश्न या पेनिस है, पेनिस या शिश्न में आप पाएंगे कि जब भी पेनिस या शिश्न नॉर्मल अवस्था में रहेगा तब मूत्राशय से मूत्र यहां पे निकलेगा और मूत्र मार्ग से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि आप पाएंगे कि लैंगिक उत्तेजना के समय ये जो मूत्राशय वाहिनी है ये क्या हो जाती है, यहां से ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो लैंगिक उत्तेजना के समय मूत्राशय वाहिनी बंद हो जाती है और फिर स्खलन वाहिनी से वीर्य का स्खलन होता है। और वीर्य का स्खलन भी कहां से होगा, इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से ही होगा, शिश्न के माध्यम से। तो शिश्न के अंदर उपस्थित जो मूत्र मार्ग है उसी में से वीर्य का भी स्खलन होगा। तो जब वीर्य का स्खलन होगा तो मूत्र का उत्सर्जन नहीं होगा, और जब मूत्र का उत्सर्जन होगा तो वीर्य का स्खलन नहीं होगा। क्योंकि जब नॉर्मल अवस्था में शिश्न रहता है तो मूत्राशय वाहिनी जो होती है मूत्र का उत्सर्जन करती है, और जब लैंगिक उत्तेजना का समय होता है ऐसे में मूत्राशय वाहिनी बंद हो जाती है और फिर स्खलन वाहिनी जो है वीर्य का स्खलन करती है। तो अब आप यहां पे पाएंगे कि आपने इसके पहले देखा कि पूरा का पूरा मूत्र मार्ग और साथ ही साथ शुक्र वाहिनी, तो शुक्र वाहिनी व इसके अलावा आपने यहां पे क्या देखा, पूरा का पूरा जो मूत्र मार्ग है उसकी संरचना। अब इसके बाद आपको यहां पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो चीज क्या है, वो चीज है शिश्न यानी कि पेनिस। तो शिश्न या पेनिस की यदि हम बात करते हैं तो यह भी प्रमुख अंग है किसका, किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जब भी शिश्न की बात आती है या पेनिस की बात आती है, यह पुरुषों का प्रमुख
मैथुनी अंग है, अर्थात इसी के माध्यम से मैथुन की क्रिया संपन्न होती है। तो मैथुन की क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी मेल अपने वीर्य का स्खलन जो होता है या वीर्य को कहां छोड़ देता है, किसी भी मादा की योनि या वजाइना में छोड़ने का काम करता है। तो सिस्टन या पेनिस के माध्यम से ही, चूंकि सिस्टन या पेनिस ही किसी भी पुरुष का मैथुनी अंग होता है, अर्थात कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो मैथुन अंग वो होते हैं जिनके माध्यम से मैथुन की क्रिया संपन्न होती है। अब मैथुन की क्रिया के माध्यम से ही कोई भी मेल शुक्राणुओं को या स्पर्म को कहां छोड़ देते हैं, किसी भी मादा की योनि यानी कि वजाइना में छोड़ देते हैं। तो यह पुरुषों का प्रमुख मैथुनी अंग होता है और यह संवहनीय, साथ ही साथ उत्थनशील व स्पंजी संरचना होता है, अर्थात फूली हुई संरचना होती है, संवहनीय संरचना होती है। और इनमें आप पाएंगे कि इनका जो स्वतंत्र सिरा होता है वो अत्यधिक संवेदी होता है, जिसे हम शिश्न मुंड कहते हैं। नॉर्मल से आप यहां पे डायग्राम में समझ भी सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी संरचना, ये पूरी की पूरी जो संरचना, ये क्या कहलाती है, शिश्न या पेनिस कहलाती है। तो इस शिश्न या पेनिस के अंदर रक्त कोटर होते हैं जो कि खाली होते हैं, और जब इन पर रक्त कोटरों में रक्त भर जाता है तो ये इरेक्ट यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो आप यहां पे पाएंगे कि शिश्न या पेनिस में आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि इसका अग्रसिरा फूला हुआ जो होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। तो ये जो पूरा भाग होता है, बाहरी भाग, ये शिश्न मुंड कहलाता है। और ये जो मूत्र मार्ग आगे चल के शिश्न के अंदर जो उपस्थित जो मूत्र मार्ग है, ये आगे चल के जहां पास खुलते हैं, जिसको हम मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। तो इस मूत्र जनन छिद्र के माध्यम से ही मूत्र का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा आपने यहां पे क्या देखा कि पूरी की पूरी जो शुक्र वाहिनी होती है, शुक्र वाहिनी आपने देखा कि अधिवृषण के कैपुट, अधिवृषण के कोड़ा भाग से निकलती है और वक्षण नाल से होते हुए उदरी गुहा में प्रवेश कर जाती है और मूत्राशय के पश्च भाग से नीचे की ओर आती है और शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण कर देती है। अब आप पाएंगे कि यह पूरा का पूरा जो शिश्न या पेनिस वाला भाग होता है, यह एक त्वचा के आवरण से ढका होता है और यह आवरण शिश्न मुंडछद कहलाता है। आप पाएंगे कि जैसे आपकी जो पूरी की पूरी त्वचा होती है, जिस प्रकार से जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो एक त्वचा के माध्यम से ढकी होती है, सेम उसी प्रकार जो आपका पेनिस होता है वो भी एक त्वचा के जैसे आवरण से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुंडछद कहते हैं, यानी शिश्न मुंडछद कहते हैं। शिश्न की जब भी संरचना या स्ट्रक्चर की बात आती है, यानी जो पेनिस की संरचना होती है, इसमें पेशियों एवं रुधिर कोटरों से बनी होती है। यानी मुख्य रूप से जो शिश्न की संरचना होती है ये रुधिर पेशियों से बनी होती है, वह रुधिर कोटरों से मिलकर के बनी होती है। देखिए, सामान्य अवस्थाओं में जो शिश्न होता है ये शिथिल एवं छोटा होता है, और जैसे ही मैथुन उत्तेजना का समय आता है, मैथुन उत्तेजना के समय यह जो रुधिर कोटर होते हैं जो कि किसी भी शिश्न या पेनिस के अंदर उपस्थित होते हैं, ये रुधिर कोटर आपस में आकर के भर जाते हैं, और जैसे ही रुधिर कोटर आपस में आकर के इनमें रक्त भर जाता है, वैसे ही लैंगिक उत्तेजना के समय ये जो शिश्न या पेनिस होता है ये लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है और साथ ही साथ इरेक्ट यानी कि कड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि शिश्न या पेनिस की संरचना में मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा भाग एक त्वचा के आवरण से ढका होता है, जिसे हम शिश्न मुंडछद कहते हैं। इसके अलावा यह पुरुषों का मुख्य रूप से मैथुनी अंग होता है, क्योंकि मैथुन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो कोपुलेशन की क्रिया होती है, वो शिश्न के माध्यम से ही संपन्न होती है। और शिश्न के माध्यम से जो मैथुन क्रिया होती है, इसमें होता क्या है कि शिश्न के माध्यम से जो स्पर्म या शुक्राणु होते हैं, मैथुन क्रिया के माध्यम से वह योनि या वजाइना में मादा के ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि इनका जो स्वतंत्र सिरा होता है वह फूला हुआ होता है और अत्यधिक संवेदी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। यानी शिश्न का जो सबसे आगे वाला भाग होता है वह शिश्न मुंड कहलाता है। आपको यह भी याद रखना है कि सामान्य अवस्थाओं में हमने आपको क्या कहा कि शिश्न की जो संरचना होती है वह मुख्य रूप से पेशियों से मिलकर के और रुधिर कोटरों से मिलकर के बनी होती है। तो ये रुधिर कोटर जब खाली होते हैं तो ये नॉर्मल स्टेज में पेनिस रहता है, और जैसे ही इन रुधिर कोटरों में आकर के रक्त या ब्लड भर जाता है, वैसे ही आप पाएंगे कि जो पेनिस होता है ये लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है और साथ ही साथ इरेक्ट यानी कि कड़ा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पूरी की पूरी संरचना में आप देख भी सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो हमने आपको यहाँ पे वृषण की संरचना बताई है। तो वृषण की संरचना में आपने क्या देखा कि वृषण की संरचना को चारों ओर से एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत घेरी होती है। इसके अलावा आपने देखा कि वृषण जो होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं, और वृषण के कई सारे भाग आपने देखे, जिसमें आपने देखा कि शुक्र वाहिनी नलिका होती है, शुक्र जनन नलिका के माध्यम से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा वृषण के अंदर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। वृषण की संरचना के अंदर आपने देखा कि
की लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो कि किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होता है। इसके अलावा आपने देखा, क्या देखा आपने, मूत्र मार्ग देखा, मूत्राशय देखा आपने, स्खलन वाहिनी देखी, वक्षण नाल आपने देखा, टेस्टिस या वृषण कोष आपने देखा। तो वृषण कोष से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसको भी हमने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करा दिया है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो मूत्र वाहिनी होती है, इसके अलावा आपने देखा शुक्र वाहिनी जो होती है, तो शुक्र वाहिनी बेसिकली जिसको कि हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं, ये 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। और शुक्र वाहिनी जो होती है ये अधिवृषण के कोडा भाग से निकल करके ऊपर की ओर जाती है, वक्षण नाल से होते हुए उदरी गुहा में प्रवेश करती है और मूत्राशय के पश्च भाग से नीचे की ओर आती हुई यह शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलती है। तो शुक्राशय की वाहिनी के साथ जब शुक्राशय की वाहिनी के साथ मूत्र वाहिनी मिलती है, शुक्राशय की वाहिनी और शुक्र वाहिनी जब आपस में मिलते हैं तो यह स्खलन वाहिनी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो मूत्राशय की वाहिनी होती है और जो स्खलन वाहिनी होते हैं, ये दोनों ही आकर के मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा में खुलते हैं। तो इस प्रकार से पेनिस या शिश्न की संरचना भी आपने देखी। तो इसमें भी आपने देखा कि यह एक स्पंजी संरचना होती है और बेसिकली इसके माध्यम से ही आप पाएंगे कि मैथुन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से आप यदि पूछा जाए आपसे कि किसी भी नर जनन तंत्र का आप डायग्राम बनाइए, तो आपको एक नर जनन तंत्र का डायग्राम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इस प्रकार से विधिवत आपको बनाना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीके से 2 वृषण बना लेने हैं। इसके बाद इससे ऊपर की ओर आपको नली निकालनी है दोनों साइड से, जिनको कि हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। और ये शुक्र वाहिनी को आप यहाँ पे मूत्राशय बनाएंगे, मूत्राशय के दोनों ओर से नीचे की ओर लाएंगे और नीचे की ओर जब लाएंगे तो दोनों साइड शुक्राशय बनाएंगे। शुक्राशय की वाहिनी और यहाँ पे आपको जो शुक्र वाहिनी है दोनों को मिलाना पड़ेगा और इस प्रकार से यहाँ पे स्खलन वाहिनी का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो बची है वो ये है कि सहायक ग्रंथियां। हमने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वृषण, मूत्र मार्ग, शुक्र वाहिनी और शिश्न या पेनिस की संरचना यहाँ पे हमने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कवर करा दी है। इसके बाद जो आखिर में आपको पढ़ना है वो है सहायक ग्रंथियां। और सहायक ग्रंथियों में आप जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है शुक्राशय। तो शुक्राशय के बारे में यानी कि सेमिनल वेसिकल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके अलावा सहायक ग्रंथियों में जो दूसरी ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके बाद जो तीसरी ग्रंथि है वो ये है कि वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि इसको हम काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शुक्राशय यानी कि सहायक ग्रंथियों में जो शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल होता है इसके बारे में। तो शुक्राशय में भी आपने देखा है कि यह भी इंपोर्टेंट ग्रंथि होती है, क्योंकि इसके माध्यम से मुख्य रूप से वीर्य का यानी कि सीमेन का निर्माण किया जाता है। तो शुक्राशय की यदि हम बात करते हैं तो इसकी संख्या भी 1 जोड़ी होती है, अर्थात 2 शुक्राशय पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह जो होता है यह मूत्राशय की पश्च सतह एवं मलाशय के बीच स्थित होते हैं। मलाशय और मूत्राशय की पश्च सतह दोनों के बीच कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? शुक्राशय। और इसके द्वारा ही आपको याद रखना है कि वीर्य का लगभग 70% भाग बनाया जाता है और इसे हम यूटरस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। शुक्राशय को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो यूटरस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। तो शुक्राशय का प्रमुख कार्य क्या होता है कि वीर्य का 70% भाग बनाना। इसके द्वारा आप पाएंगे कि स्रावित जो द्रव होता है इसे हम सेमिनल द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? सेमिनल द्रव कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्राशय के द्वारा जो स्रावित होने वाला द्रव होता है इसको हम सेमिनल द्रव कहते हैं, जिसका पीएच मान 7.3 होता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। और इस प्रकार से इस द्रव्य में फ्रक्टोज की मात्रा प्रमुख रूप से पाई जाती है। और यह फ्रक्टोज क्या करता है कि शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो वृषण के अंदर जो भी शुक्राणुओं का निर्माण होगा उनको फ्रक्टोज क्या करेगा? फ्रक्टोज जो होता है यह शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए जो दूसरी ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। आकृति कैसी होती है? सिंघाड़े नुमा होती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जब भी बात आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड की तो हमने आपको जो पहली सहायक ग्रंथियां हैं जो कि शुक्राशय है, तो शुक्राशय की संख्या 2 होती है। एक तो ये शुक्राशय है, दूसरा शुक्राशय ये है। तो शुक्राशय के अंदर आपको एक द्रव स्रावित करता है जिसे हम सेमिनल द्रव कहते हैं, अर्थात यह वीर्य का 70% भाग बनाने का काम करता है। वीर्य का 70% भाग बनाने का काम कौन करता है? शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल का काम होता है।
फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सिंघाड़े नुमा संरचना, ये आपको ब्लैक कलर से जो सिंघाड़े नुमा संरचना नजर आ रही है, इसे ही हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जब भी बात आएगी, इसकी संख्या कितनी होती है? केवल और केवल एक होती है। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि ये एक सिंघाड़े नुमा संरचना होती है, जो कि क्या कहलाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड कहलाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आप पाएंगे कि यह मूत्र मार्ग के प्रथम भाग के चारों ओर स्थित रहती है और इस ग्रंथि का स्राव वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। यानी लगभग 30% वीर्य का यानी कि सीमेन का निर्माण किसके माध्यम से होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से भी होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि भी आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों ग्लैंड यहाँ पे आप इजिली आसानी से आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो सहायक ग्रंथियां होती है, जिसमें कि शुक्राशय हो गए, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। और आगे चल के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ ही साथ फिर इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो तीसरी ग्लैंड है वो है वाल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, यानी कि काउपर ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित और चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इस ग्रंथि का जो स्राव होता है, यह एक विशेष गंध युक्त सफेद होता है, अर्थात सफेद रंग का विशेष गंध युक्त पदार्थ इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। और यह ग्रंथि बेसिकली प्रोस्टेटिक द्रव स्रावित करती है, जो कि दुधिया, गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। यानी इस ग्रंथि के माध्यम से एक द्रव स्रावित किया जाता है, जो कि दुधिया अर्थात दूध के समान कलर का होता है, साथ ही साथ गाढ़ा होता है, वह चिपचिपा पदार्थ होता है, अर्थात एक प्रकार से सीमेन का ही श्रावण करती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो श्रावण होता है, यह शुक्राणुओं को गतिशीलता भी प्रदान करता है, अर्थात शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। इसके स्राव से आप पाएंगे कि मुख्य रूप से कैल्शियम व फास्फेट आयन या इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इस प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड में भी आप देख सकते हैं कि शुक्राशय के अलावा जो एक प्रमुख सहायक ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो कुल मिलाकर के जो वीर्य या सीमेन का स्रावण होता है वो 2 प्रमुख ग्रंथियों के माध्यम से होता है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राशय से 70% वीर्य या सीमेन का स्रावण होता है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड से लगभग 30% वीर्य का स्रावण होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय मिलकर के 100% यहाँ पे वीर्य या सेमेन का स्रावण करते हैं। देखिए, कोई भी पुरुष जब वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो वृद्ध पुरुषों में यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यह बड़ी हो जाती है, वह मूत्र जनन मार्ग में एक विशेष प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर देती है और इस अवरोध को हम कहते हैं प्रोस्टेटिस, जिसके माध्यम से आप पाएंगे कि मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को बाहर निकालने में भी परेशानी आती है और कभी कभी दर्द भी होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से। तो इस प्रकार से वृद्ध पुरुषों में आपको याद रखना है कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी हो जाती है, वह मूत्र जनन मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने लग जाती है, जिसे हम प्रोस्टेटिस कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी सहायक प्रमुख ग्रंथियां हैं उसमें आपको देखना है वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि काउपर ग्रंथि भी इसे हम कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है, जैसे कि शुक्राशय की संख्या 1 जोड़ी थी तो 1 जोड़ी इसकी संख्या भी होती है। यह ग्रंथियां बेसिकली प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे स्थित होती हैं। आप देख भी सकते हैं कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि है और प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे की साइड यानी कि नीचे की साइड वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि काउपर ग्रंथियां पाई जाती है और इनका जो स्राव होता है यह चिकना, पारदर्शी व क्षारीय होता है। काउपर ग्रंथि के माध्यम से एक चिकना, पारदर्शी व क्षारीय द्रव स्रावित किया जाता है, जिसका पीएच मान 7.2 होता है। तो 7.2 है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि माध्यम कैसा है? क्षारीय द्रव है, क्योंकि 7 से ऊपर यदि पीएच वैल्यू होती है तो कोई भी पदार्थ क्षारीय होता है। तो इसका पीएच वैल्यू होती है 7.2। 7.2 किसकी पीएच वैल्यू होती है? काउपर ग्रंथि के माध्यम से जो एक चिकना, पारदर्शी व क्षारीय माध्यम में स्राव किया जाता है उसका। देखिए, लैंगिक उत्तेजना के वक्त यह ग्रंथियां अपना स्राव करती हैं मुख्य रूप से। तो काउपर ग्रंथियां मुख्य रूप से कब अपना स्राव करती हैं? जैसे ही लैंगिक उत्तेजना का समय आता है उसी दौरान ये काउपर ग्रंथियां क्या करती है? एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का स्रावण करती है। देखिए, काउपर ग्रंथि बेसिकली रंग में कैसी होती है? पीली कलर की होती है। तो देखने में ये येलो कलर की होती है। काउपर ग्रंथि का प्रमुख कार्य यदि हम देखें, अर्थात वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड का प्रमुख काम क्या है? तो देखिए, इसके द्वारा बेसिकली स्रावित जो तरल पदार्थ होता है यह मादा की योनि को चिकना बनाने का काम करता है, जो कि मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है। और इस ग्रंथि का स्रावण जो होता है वह मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि देखिए, मूत्र
जनन मार्ग में जो अम्लीयता होती है, अर्थात योनि या वजाइना में जो अम्लीय द्राव स्रावित होता है उसको कम करने का भी काम करता है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि काउपर ग्रंथि के माध्यम से या वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड के माध्यम से एक क्षारीय द्रव स्रावित किया जाता है जो कि योनि को चिकना बनाने का काम करता है, जिसके कारण से मैथुन क्रिया में आसानी होती है। और इस ग्रंथि का स्रावण जो होता है यह मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि तीनों की तीनों जो सहायक ग्रंथियां हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कि काउपर ग्रंथियां, तीनों की संरचना आप देख सकते हैं। शुक्राशय की संख्या भी एक जोड़ी होती है। इसके अलावा सिंघाड़े नुमा संरचना जो होती है ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा इसके पीछे की तरफ अर्थात नीचे की ओर दो ग्रंथियां होती है जिनकी संख्या 2 होती है, जिनको हम कहते हैं काउपर ग्रंथियां। और ये काउपर ग्रंथियां क्या करती है, एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का स्रावण करती है जो कि योनि को चिकना बनाने का काम करता है मैथुन की क्रिया के समय। तो इस प्रकार से यहां पे पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा जो नर जनन तंत्र है उसको हमने यहां पे कंप्लीट करा दिया है। तो पूरे के पूरे नर जनन तंत्र में आपने सबसे पहले देखा एक जोड़ी वृषण, अर्थात सबसे पहले आपने वृषण या टेस्टिस के माध्यम से आपने वृषण के कार्य देखे, आपने वृषण की संरचना देखी, वृषण के जितने भी प्रमुख भाग हैं उनको आपने देखा, अधिवृषण आपने देखा। इसके बाद फिर आपने पूरी की पूरी बाह्य जननांग यानी कि शिश्न या पेनिस को देखा। इसके अलावा मूत्र मार्ग हुआ, जो भी शुक्र वाहिनी यानी कि वास डिफरेंस थी उसको आपने पूरा का पूरा यहां पे डिटेल में देखा। तो यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे और कई सारे यहां से देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से आने हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको आपको पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कई सारे यहां से डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।